जय श्री राम। हम बात कर रहे हैं दशा लगन की। और दशा लगन की एक सीधी और सिंपल थ्योरी है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि वो कौन सा ग्रह है जिसकी अभी महादशा है। उस ग्रह को हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि वो ग्रह मंगल है, तो हमें यह देखना है कि मंगल कुंडली के कौन से घर में बैठा हुआ है। जिस किसी भी घर में महादशा का ग्रह बैठा हुआ होगा, हमें उस भाव को लगन बनाकर पूरे बर्थ चार्ट को रोटेट करना है। और फिर उसी तरह से जो है उसी को लगन मानकर उस बर्थ चार्ट की स्टडी करना। महादशा के ग्रह को हम लगन बनाते हैं क्योंकि महादशा का ग्रह एक लंबे कालखंड को रिप्रेजेंट करता है। एक कम से कम महादशा भी 6 साल की होती है, और यदि ये महादशा शुक्र जैसे ग्रह की हो तो 20 साल तक चलती है। एक बहुत ही लंबा कालखंड होता है, और इस कालखंड के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का संचालन महादशा का ग्रह करता है। यानी कि जो भी हम काम करेंगे या जो भी इवेंट हमारी लाइफ में होंगी, हम जो भी गतिविधियां करेंगे इस कालखंड के दौरान, वो महादशा के ग्रह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। महादशा ने जो डिसाइड किया है वही घटनाएं हमारे जीवन में हो सकती है। तो महादशा का ग्रह हमारे लिए एक विशेष महत्व रखता है। इसलिए हम इस महादशा के ग्रह को लगन बनाकर बाकी ग्रहों को इसी संदर्भ में हम स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं अंतर्दशा की। अंतर्दशा का ग्रह भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि महादशा ने जो प्लानिंग हमारे लिए की है कि हमें किस प्रकार से काम करना है, कौन से मार्ग से चलना है, किस प्रकार से जो है हमें काम करना है, इसका निर्धारण जो है महादशा करती है। परंतु इन्हें एग्जीक्यूट करने का काम अंतर्दशाओं के जिम्मे होता है। तो अंतर्दशा का भी रोल एक विशेष महत्व रखता है। ऐसी दशा में अंतर्दशा का ग्रह जिस भाव में बैठेगा, वो भाव अपने आप में विशेष होता है। उस भाव का महत्व सबसे ज्यादा होता है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो भाव एक्टिवेशन में आ जाता है। और एक्टिवेशन में आने का मतलब है कि उस महादशा के उस अंतरदशा के काल के दौरान उस भाव के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी लाइफ होंगी, हमारी गतिविधियां होंगी। और उन गतिविधियों को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाए तो फिर हम अपनी लाइफ के लिए एक प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें इस काल के दौरान किस प्रकार के काम करने हैं। अगर हमें सफलताएं मिलती है तो हम उनको किस प्रकार से जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर वो काल हमारे लिए कहीं नेगेटिविटी लेकर आया है तो हम अपनी कमजोरियों को तलाश कर उसका उसका जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे और डिटेल के साथ में बात करेंगे कि अंतरदशा का ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव में बैठने का मतलब क्या है। वो कौन से भाव है जो हमारे लिए ग्रोथ लेकर आ सकते हैं, या वो कौन से भाव है जो हमें ट्रैक कर सकते हैं। सब कुछ जानने से पहले एक जरूरी काम जो आपको अभी कर लेना है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहता हूँ।
और आपका सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास का समर्थन चैनल को लाइक कमेंट इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके करेंगे। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में किया जाता है। और यदि आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें तो एनरोल करा सकते हैं। इस विषय में यदि आप और अधिक जानना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। देखिए, अंतरदशा का जो ग्रह है जिस भाव में बैठा है उस भाव का महत्व हमारे लिए खास होता है। वो भाव पूरी तरह से एक्टिवेशन में आ जाता है। तो हमें आज उस भाव के बारे में सब कुछ जान लेना है कि जिस भाव में अंतरदशा का ग्रह बैठा है उसका महत्व क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि केंद्र स्थान जो होते हैं कुंडली के सबसे पावरफुल स्थान होते हैं। इन स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठता है तो उस व्यक्ति के अंदर पावर जनरेट होता है, एक शक्ति आती है, सक्षमता आती है, कार्य क्षमता आती है। और किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति जो है हमेशा उत्साहित रहता है कि ये काम मैं कर लूंगा। निराशाजनक भावना उसमें नहीं आती क्योंकि जब शक्ति होती है, एनर्जी होती है, तो व्यक्ति हमेशा एक अच्छी सोच के साथ में कार्य करता है। और केंद्र स्थान शक्ति से भरपूर होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। तो अंतरदशा का ग्रह यदि 1 4 7 10 जैसे केंद्र स्थानों के अंदर बैठा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो स्थान मजबूत होगा। और उस स्थान में मजबूत होने का मतलब है ग्रह अपने भरपूर फल देगा, पूरी सक्षमता के साथ में देगा। जैसे मान लीजिए कि अंतरदशा का ग्रह 10वें घर में बैठता है तो 10वें घर का संबंध जो है करियर से होता है, कार्य क्षमता से होता है, प्रसिद्धि से होता है, नेम और फेम से होता है, ऑथोरिटी का होता है, पावर का होता है। और ये सभी चीजें तभी मिलती है इंसान को जब व्यक्ति कार्य करता है, कुशलता के साथ में कार्य करता है। और 10वें घर में यदि अंतरदशा का ग्रह बैठता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से कार्य सक्षम होता है। उसकी सोच जो है एक कार्य के प्रति विशेष होती है। वो हमेशा उत्साहित रहता है, उत्साहजनक स्थिति बनाए रखता है। और जब पूरी एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में व्यक्ति काम करता है तो उस काम में सफलता भी मिलती है और उसको नेम और फेम भी मिलता है, साथ में ऑथोरिटी भी मिलती है। ठीक इसी प्रकार से यदि अंतरदशा का ग्रह लगन में बैठता है तो सभी को मालूम है लगन हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। हम शरीर से हष्ट रहेंगे। हमें जो आइडेंटिटी मिलती है वो भी हम लगन से देखते हैं। तो अंतरदशा का ग्रह यदि लगन में बैठता है तो व्यक्ति जो भी काम करेगा उसको आइडेंटिटी मिलेगी। वो अपने आप को प्रूव करता रहेगा। उसका व्यक्तित्व दिनों दिन निखरता चला जाएगा। और यदि 7वें घर में अंतरदशा का ग्रह बैठता है तो आप सभी जानते हैं कि 7वां घर इंटरेक्शन का होता है, लोगों से जो है मजबूत संबंध बनाते हुए दिखाई देता है। और 7वां घर जो है इंडिविजुअल बिजनेस का होता है। वो सभी काम जो व्यक्ति जो है इंडिविजुअली करता है
अपनी बेहतरी के लिए, कार्य सक्षमता के लिए, अपने करियर के लिए। तो सातवां घर बलि होने का मतलब है कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति वर्चस्व साबित करता है। वहीं चौथे घर में यदि अंतर्दशा का ग्रह बैठता है, तो चौथे घर से जितनी भी चीजें हम देखते हैं उन सभी के अंदर सफलताएं मिलती है। उन कार्यों में वो व्यक्ति उत्साहित होकर काम करता है और उन चीजों को हासिल करता है। अब हम बात करते हैं त्रिकोण स्थान की। पांचवें और नौवें घर को हम त्रिकोण स्थान में मानते हैं। और इन घरों के अंदर यदि अंतर्दशा का ग्रह बैठता है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को भाग्य का सहारा मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, काम करने के लिए सरलतम परिस्थितियां मिलेंगी और उसके अंदर व्यक्ति अपने आप को प्रूव करके सफलताएं अर्जित करेगा। दिनों दिन व्यक्ति की ग्रोथ होंगी। और ये दोनों ही स्थान होते हैं वो सद प्रवृत्ति के स्थान होते हैं। पांचवा स्थान जहां आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल आपको देता है, तो नौवे स्थान जो है आपके पूर्वजों के पूर्व कर्मों का फल आपको देता है। तो अंतरदशा का ग्रह यदि इन दोनों में से किसी स्थान पर यदि बैठता है, तो निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो रिवार्ड के रूप में आपको जबरदस्त सफलताएं मिलती हुई नजर आएंगी। अब बात करते हैं हम धन से संबंधित स्थानों की। 2 और 11 को हम धन से संबंधित स्थान मानते हैं। यदि इन स्थानों के अंदर अंतरदशा का ग्रह बैठा है, तो ये फाइनेंस के लिहाज से बहुत अच्छा समय जाने वाला है। धन के लिहाज से दोनों स्थान जो है अच्छे माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम उपचय हाउस की। 3, 6, 10 और 11, इन स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठता है और वो 10 से 10 से यदि संबंध बनाता है, तो व्यक्ति लड़कर जीतने की प्रवृत्ति रखता है। भले किस्मत का सहारा मिले या ना मिले, व्यक्ति के अंदर जीतने की प्रवृत्ति होती है। सफलता आज नहीं मिले तो फिर आगे मिलके रहेगी, परंतु उसी के जो है रोने रोने नहीं रोता है, आगे बढ़ते चले जाता है, काम करते चले जाता है। अब हम बात करते हैं त्रिक स्थानों की। त्रिक स्थान यानी कि 6, 8 और 12, इन स्थानों में यदि अंतरदशा का ग्रह बैठता है, तो उसकी सक्षमता में कमी आती है। सक्षमता में कमी क्यों आती है, हमें इसका रीजन भी समझना जरूरी है। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि 6, 8, 12 में ग्रह कमजोर हो जाता है, वो अच्छे फल नहीं देता। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि वो अच्छे फल क्यों नहीं देता। 6, 8, 12 हम सभी को पता है कि नेगेटिव घर है। छठे घर से हम जहाँ बीमारियों को देखते हैं, तो आठवें घर से अनवांटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और 12वें घर से हम सभी प्रकार के खर्चे या हानि को देखते हैं। तो इसलिए ऐसे तीनों ही घर जो है नेगेटिव होते हैं। और इन स्थानों में यदि कोई ग्रह बैठेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी एनर्जी का लॉस होगा। जहां हमने केंद्र स्थान के बारे में पढ़ा है कि केंद्र स्थान में कोई भी ग्रह बैठता है तो वो शक्ति से भरपूर होते हैं, वहां व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। अब यहाँ 6, 8, 12 में उसका उल्टा हो जाता है। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह बैठ जाता है, तो उस ग्रह के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। वो ग्रह जो है संघर्ष करते करते जो है कमजोर हो जाता है। अभी मान लीजिए अंतरदशा के ग्रह छठे घर में बैठ गया, तो क्या होगा। छठे घर से हम बीमारियों को देखते हैं। व्यक्ति के ऊपर जब बीमारियां हावी हो जाएंगी, तो व्यक्ति का ज्यादातर समय, ज्यादातर एनर्जी और व्यक्ति का धन जो है बीमारियों के अंदर ही चला जाएगा। तो फिर व्यक्ति जो है संघर्ष कहाँ से करेगा, मेहनत कहाँ से करेगा, सफलताएं कहाँ से अर्जित करेगा।
उसकी एनर्जी का जो है ना लॉस हो गया यहाँ पर। अब 8वें घर को हम अनवांटेड प्रॉब्लम देखते हैं। जिस व्यक्ति के सामने लगातार अनवांटेड प्रॉब्लम आती चली जाए, तो वो व्यक्ति जो है प्रोग्रेसिव कार्य कब करेगा? उसके पास में वो एनर्जी कहाँ से बचेगी? पूरी एनर्जी अगर उन प्रॉब्लम्स के अंदर ही निकल जाएंगी, तो व्यक्ति इस काबिल नहीं रहता है कि वो आगे बढ़कर जो है काम कर सके, सफलता अर्जित कर सके। यही बात हम 12वें घर के बारे में कह सकते हैं। 12वें घर में अंतर्दशा का ग्रह बैठ गया, तो व्यक्ति को अगर हानि होती है, लॉसेज होता है, या फिर जो है किसी खर्चे से ग्रसित होकर उसका फाइनेंस बिगड़ता है, तो उसका करियर जो है डामाडोल होता है, और उसको जो है असफलताएं हाथ लगती है। ये हुई 6, 8, 12 के स्थानों की बात। परंतु यहाँ पर हमें ये भी देख लेना जरूरी है कि कोई कमजोर ग्रह और ज्यादा कमजोर कब होता है, या फिर कमजोर ग्रह को बल कहाँ से मिलता है। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई ग्रह किसी भी घर में बैठ जाए, मान लीजिए कि वो केंद्र स्थान में बैठ जाए, और यदि किसी बेनिफिक प्लेनेट के साथ में उसका एसोसिएशन हो जाए, जैसे कि बृहस्पति हो गया या वीनस हो गया, तो जो ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, जब इस अंतर्दशा के ग्रह के अंदर पास ऑन होगी, तो ये ग्रह और ज्यादा शक्तिशाली होकर परिणाम देगा। जैसे कि 10वें घर की हम बात करते हैं। 10वें घर में कोई अंतर्दशा का ग्रह बैठा है और बृहस्पति के साथ में कंजंक्शन करता है, तो वो जो बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी है, वो निश्चित रूप से उस अंतर्दशा के ग्रह के अंदर पास ऑन होगी, और अंतर्दशा का ग्रह शक्तिशाली होकर रिजल्ट देगा। और फिर वो 10वें घर से जो रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो अपने आप में विशेष होंगे। वहीं अगर 10वें घर में अंतर्दशा का ग्रह बैठा है, और वो 8वें घर के अधिपति के साथ में अगर कंजंक्शन कर लेता है, तो क्या होगा? वो करियर के अंदर आदमी को ड्रैग करेगा। तो करियर में क्या होता है? आदमी को अपना वर्चस्व साबित करना होता है, अपनी कार्य क्षमता को दर्शाना होता है, अपनी क्षमताओं को दिखाना होता है। वहां आपको लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करके बताना कि जिस कार्य सेक्टर के अंदर सभी लोग बने हुए हैं, उसके अंदर मेरा अपना एक विशेष स्थान है, मेरी अपनी एक पोजीशन है, मुझे इस काम में सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। तभी व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छे परिणाम लाके दिखाता है। परंतु 10वें घर में अंतर्दशा का ग्रह बैठा है, और वो 6, 8, 12 के अधिपति के साथ में अगर कंजंक्शन कर लेता है, तो वहां पर उस व्यक्ति के करियर में जो उत्साहजनक स्थितियां बनती है, जो कार्य क्षमता व्यक्ति को दिखानी होती है, वहां पर व्यक्ति कम पड़ जाता है। उसकी एनर्जी वो 6, 8, 12 वाले घरों के अंदर जो है लॉस होनी शुरू हो जाती, उसकी कार्य क्षमता में कमी आने लग जाती। परिणाम क्या होता है? उसकी सफलताओं की दर जो है नीचे गिरती चली जाती। आप किसी भी घर में इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। यदि मैलेफिक प्लेनेट के साथ में अंतर्दशा का ग्रह कंजंक्शन में आ जाए, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। अगर मैलेफिक प्लेनेट्स की आस्पेक्ट इन ग्रहों पे आ जाए, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि आ जाए, या फिर 7वीं या 10वीं दृष्टि आ जाए, मंगल की चौथी 8वीं या 7वीं दृष्टि आ जाए, तो इस प्रकार की स्थितियां हमें देखने को मिलती है। वह क्षमता का लॉस होता है। और यदि यहाँ पर हम जो जिस अंतर्दशा के ग्रह की बात करते हैं, उस पर 90 डिग्री या 180 डिग्री की अगर हिट भी आ जाए, तो भी उस ग्रह के कारकत्व यहाँ कमजोर से होते हुए नजर आएंगे। ये तो बात हुई शक्तिशाली स्थानों पर ग्रह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस की। अभी 6, 8, 12 की हम बात कर लेते हैं। 6, 8, 12 में
अंतरदशा के ग्रह का बैठ जाना ही अपने आप में नेगेटिव माना जाता है। उसकी कार्य क्षमता के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। व्यक्ति उतने बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता जब अंतरदशा का ग्रह 6, 8, 12 में बैठा हो। क्योंकि जिस कुदरत ने जिस ग्रह को आपके लिए एक रूलर बना के भेजा है, उसको ये पावर दे के भेजा है कि आप जो है इस नेटिव के साथ में क्या रिजल्ट देना चाहे वो दे सकते हैं। आपको छूट है। अगर वही ग्रह यहाँ नेगेटिव जगह पे आके बैठ जाए, उसकी एनर्जी का लॉस होने लग जाए, तो फिर वो क्या देगा? वही देगा जो जिस वातावरण में वो अभी स्थित है। तो 6, 8, 12 में बैठने का मतलब नेगेटिविटी। ये नेगेटिविटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब 6, 8, 12 में बैठा हुआ ग्रह किसी और मेलेफिक के साथ में एसोसिएशन कर लेता है। जैसे शनि के साथ में, या मंगल के साथ में, या राहु के साथ में, या सूर्य के साथ में, या केतु के साथ में। इनमें से किसी भी ग्रह के साथ यदि व्यक्ति कंजंक्शन कर लेता है, या इन ग्रहों की आस्पेक्ट उस अंतरदशा के ग्रह पे आ जाती है, तो वो अंतरदशा का ग्रह पूरी तरह से घिर जाता है, अफ्लिक्शन में आ जाता है। हम अगर हम साफ शब्दों में कहें तो उस ग्रह के अंदर तब इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो हमें अच्छे रिजल्ट निकाल कर दे सके। वो हमें क्या देने वाला है? वही देने वाला है जो उसके पास में है। वो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, मेलेफिक एसोसिएशन में है। तो वो जिस प्रकार की एनर्जी लिए हुए है, वो हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में असफलताएं देता है, परेशानियां देता है, बीमारियां देता है, फाइनेंशियली लॉस देता है। तो हमें ये देख लेना जरूरी है कि अंतरदशा का ग्रह किस प्रकार की सिचुएशन में है। हम जिस दशा लगन की बात कर रहे हैं, महादशा के ग्रह को लगन बनाकर अंतरदशा के ग्रह को देखते हैं कि अंतरदशा का ग्रह जिस भाव में बैठा होगा वो भाव एक्टिवेशन में आएगा। तो हमें उस ग्रह को अच्छी तरह से जांच लेना है, परख लेना है कि आखिर में वो ग्रह किस तरह से जो है सिचुएटेड है, उसकी वास्तविक पोजीशन क्या है। क्या वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, या फिर वो चारों तरफ से घिरा हुआ है? अगर वो घिरा हुआ है तो ये अच्छे संकेत नहीं है। उस अंतरदशा के अंदर हमें कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो हम देखना नहीं चाहते। और वो ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठकर किसी बेनिफिक प्लेनेट के साथ में युति कर ले, या फिर आस्पेक्ट में आ जाए, या फिर 120 डिग्री की आस्पेक्ट उस ग्रह पे आ जाए किसी अन्य ग्रह की, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। वो उम्मीदें जो हम उस ग्रह से कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमें वो लाके दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप महादशा के ग्रह को लगन बनाकर अंतरदशा के ग्रह को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आप उसको अच्छी तरह से देखने में सफल हो गए, तो आप इस महादशा में इस अंतरदशा के रिजल्ट को देखने में कभी भी भूल नहीं करेंगे, और आपका इंटरप्रिटेशन का लेवल बहुत ऊंचे दर्जे का होगा। ये तकनीक जो है बहुत आसान है, सरल है। इसमें कोई बहुत कैलकुलेशन वाला मैटर नहीं है कि आप इसको करने में कोई दिक्कत महसूस करें। परंतु जो भी है बहुत सटीक है। आप इसका इस्तेमाल जो है करके देखिए, इसके रिजल्ट मिलते हैं, और खूब मिलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो विश्लेषण है आपको आज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, कि इससे आपने कुछ भी सीखा हो, तो आप मुझे मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू।